मैंने पिछला लेक्चर जो था वो ऑडियो आर्टिकल के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ये मांग किया कि वीडियो लेक्चर क्यों नहीं अपलोड कर रहे। एक्चुअली संसाधन का अभाव है, इसलिए वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा था। लेकिन आप लोगों ने कहा और मैंने कुछ इंतजाम करके आप लोगों के सामने आज एक वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। कोशिश ये है कि इन परिस्थितियों में भी आपको पढ़ाई से जोड़ करके रखें, एग्जाम से आप कनेक्टेड फील करें और आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें तो ज़्यादा उपयोगी होगा। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला पार्ट हमने कल देखा था, जिसमें हमने देखा कि परिचय क्या है इसका, मतलब ये कैसे इसका कॉन्सेप्ट आया स्थापना करने का। इसके बाद इसकी स्थापना को हमने देखा कि कब कब क्या क्या हुआ, और हमने इसके उद्देश्य को भी देखा। आज हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में। तो देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के बारे में हम देखेंगे। ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंगों को समझने के पहले यह जानना जरूरी कि आखिर अंग का मतलब क्या होता है ना। व्हाट डज ऑर्गन्स मीन्स। तो याद रखें कि किसी भी संस्था के कार्यों को जो करने वाली इकाइयां होती हैं, द यूनिट्स परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशंस नोन एज ऑर्गन। वे सारी इकाइयां जो किसी संस्था के कार्यों करें उसे हम अंग कहेंगे। इस तरीके से वे सारी इकाइयां जो संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को करती हैं उन्हें हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कहेंगे। या हम यूं भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने कार्यों को जिन इकाइयों के माध्यम से करवाती है उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कहा जाएगा। यदि हम इन अंगों को देखें तो याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की कुल संख्या 6 है। इट हैज द 6 ऑर्गन्स, 6 अंग है। इन अंगों को याद करने के लिए हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। 6 में से एक सभा है, असेंबली। 3 परिषद है, काउंसिल। 1 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और 1 सचिवालय, सेक्रेटरीट। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होंगे। 1 सभा है, 3 परिषद है, 1 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है और 1 सचिवालय है। ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। यदि इसको थोड़ा सा हम डिटेल करके देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में एक सभा है। इस सभा को हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यह सभा है। 3 परिषद हैं, है ना, 3 काउंसिल हैं। तो 3 परिषद में ये 3 परिषद कौन कौन से हैं? एक है आपका सुरक्षा परिषद, बेहद महत्वपूर्ण, इसे ही सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। एक है आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसे हम इकोसॉक या इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। और एक है न्यास परिषद, इसे हम ट्रस्टशिप काउंसिल या न्यास परिषद कहते हैं। ये 3 परिषद है। तो एक अंग हो गया आपका संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, 3 परिषद हो गए, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद। एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और एक इसमें सचिवालय, सेक्रेटरीट, सचिवालय। अच्छा देखें, एक और चीज समझें। जिस तरीके से
शासन के 3 अंग होते हैं, है ना। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी कोई शासन होगा तो शासन के भी क्या होंगे, आपका 3 अंग होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इन्फोर्स करती है, लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका जो नियमों कानूनों की व्याख्या करती है। तो कोई भी शासन होगा तो उसके 3 अंग होंगे। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को हम एक शासन मान लें तो उसके भी बेसिकली जो 6 अंग हैं उनको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, महासभा ये विधायिका के समान है, इसको हम विधायिका कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। ये जो परिषद और जो ये सचिवालय है इसे हम कार्यपालिका कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। और ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसे हम न्यायपालिका कह सकते हैं क्योंकि ये न्याय देने का कार्य करती है, कानूनों की व्याख्या करती है। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों को भी हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, कार्यपालिका के रूप में आपका जो तीनों परिषद हैं और सचिवालय कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है वो आपका न्यायपालिका के रूप में काम करेगी। ये विशेषताएं जो मैं आपको बता रहा हूं मेंस के आंसर लिखने के दौरान बहुत हेल्पफुल होगी। ये इस तरीके से 6 अंग होते हैं। अब हम एक एक अंग को सिलसिलेवार तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम देखते हैं आपका संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा, या इसको शॉर्ट में कहेंगे UNGA, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा या UNGA। इसको हम किसी भी अंग को अगर हम पढ़ें तो उसको मैं आपको 4 बिंदुओं में उसको इलैबोरेट करूंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या है ना, ये क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी संरचना क्या है, कॉम्पोजिशन देखेंगे, मतलब ये किन किन से मिलकर के बनता है। संरचना के बाद हम देखेंगे कि इनके कार्य क्या हैं, फंक्शंस, और कार्य के बाद हम देखेंगे कि इसकी कार्य प्रणाली क्या है, सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग। इन 4 पॉइंट में हम इनको इलैबोरेट करेंगे। 4 पॉइंट में बांट करके इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि पहली बात तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, दूसरा मेंस में अगर लिखने के लिए भी आए तो आप इन तरीकों से आप उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा इसकी यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी सबसे बड़ी अंग है, इसको याद रखें आप सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द UNGA। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे बड़ी अंग है या सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। यह विधायिका के रूप में स्थापित है, ठीक है ना, मतलब हम इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका भी कह सकते हैं। और विधायिका जैसे हमारे देश की विधायिका को हम संसद कहते हैं, उसी तरीके से विश्व की विधायिका है, अतः इसे विश्व की संसद भी कहा जा सकता है। अतः इसे विश्व की संसद भी कहा जा सकता है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा क्या है पूछे तो इसकी विशेषता यह है, इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है, विधायिका के रूप में स्थापित है, लॉ मेकिंग एजेंसी के रूप में स्थापित है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे विश्व की संसद भी कहा जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लोबल पार्लियामेंट, विश्व की संसद के रूप में भी इसे कहा जा सकता है। अब महत्वपूर्ण बात दूसरा हम देखते हैं
इसकी संरचना। तो देखें, संरचना का मतलब होता है कि ये किनसे मिल करके बनती है। तो देखें, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, इसमें अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो अध्यक्ष होता है उसे सभापति कहते हैं, चेयरपर्सन। याद रखें, ये जो सभापति होते हैं इनको प्रत्येक सत्र के पूर्व चुना जाता है। मतलब जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का सत्र होगा, हर सत्र के पहले एक नया सभापति चुना जाता है। ये जो सभापति होते हैं ये भौगोलिक आधार पर चुने जाते हैं, है ना, भौगोलिक आधार पर चुने जाएंगे। भौगोलिक आधार कहने का मतलब यह है कि पूरे विश्व को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 भौगोलिक क्षेत्रों में, और अध्यक्ष इस तरीके से चुना जाता है, एक बार एक भौगोलिक क्षेत्र से, ऐसे क्रमशः ये 5 भौगोलिक क्षेत्रों से चुने जाते हैं ताकि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व इसमें हो सके। और ये 5 भौगोलिक क्षेत्रों से चुने जाते हैं। अगर ये 5 भौगोलिक क्षेत्र हम देखें तो सबसे पहला देख लें आप एशिया, दूसरा है आपका अफ्रीका, तीसरा है आपका कैरेबियन एंड लैटिन अमेरिकन नेशन, कैरेबियाई एवं लैटिन अमेरिकी देश, चौथा है आपका ईस्टर्न यूरोप, और पांचवा है आपका वेस्टर्न यूरोप। इन 5 क्षेत्रों से पूरे विश्व को इन 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है और हर भौगोलिक क्षेत्र से चक्रीय आधार पर सभापति चुना जाता है ताकि पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व हो सके। और आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो अध्यक्ष चुना जाता है वो हमेशा हर सत्र के पहले चुना जाता है, ठीक है। याद रखें, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है आपका ताजीन मोहम्मद बांदे, ताजीन मोहम्मद बांदे, ये वर्तमान में अध्यक्ष चुने गए हैं, सभापति। ये आपका नाइजीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति, नाइजर के राष्ट्रपति हैं, इन्हें जो है अध्यक्ष चुना गया। और चूंकि हर सत्र के पहले चुना जाता है, यानी आप समझ रहे हैं कि 2019 में चुना गया, अगला 2020 में जब सत्र आरंभ होगा तब चुना जाएगा, ठीक। तो चूंकि हर सत्र में चुना जाता है और हर सत्र साल में एक बार होता है, यानी इस साल चुना गया तो अगले साल तक रहेगा। इस तरीके से सभापति का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो 1 वर्ष का होगा। ये इस तरीके से सभापति चुना जाता है। इसके बाद हम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में हमने अध्यक्ष देखा। अध्यक्ष के बाद अगर हम सदस्य देखें सदस्य, तो याद रखें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश होते हैं वो पूरे देश संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सदस्य होंगे। जो देश होते हैं, जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, वो सारे देश जो होंगे क्या होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सदस्य हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या 193 है, 193 है। प्रारंभ में इसके संस्थापक सदस्यों में 51 थे, तो 51 रही होगी, वर्तमान में 193 है। याद रखें कि प्रत्येक देश जो होता है, ये 193 देश हैं इसके सदस्य, हर देश अपने यहां से मैक्सिमम 5 प्रतिनिधि को भेज सकता है। हर देश जो होता है अपने देश से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में बैठक में भाग लेने के लिए 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। ये जो प्रतिनिधि होते हैं 5 भेजेगा, लेकिन जब भी वोटिंग देना होगा तो केवल 1 वोट ही दिया जा सकता है।
मतलब 5 सदस्य होंगे, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जब भी कोई वोटिंग होगी तो 5 वोट नहीं काउंट होगा, एक ही वोट काउंट होगा। यही कारण है कि आमतौर पर एक प्रतिनिधि ही भेजा जाता है ना, क्योंकि 5 भेजोगे तो भी वोट देने के समय तो एक ही काउंट होगा। इसलिए आमतौर पर प्रत्येक देश जो है वो एक प्रतिनिधि ही भेजते हैं। इंडिया ने भी अपना एक प्रतिनिधि भेजा है। ये जो प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भेजा जाता है उसे, जैसे भारत ने अगर भेजा तो उसे इंडियाज एम्बेसडर टू यूएनओ कहा जाता है। उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में उस देश का राजदूत कहा जाता है। जैसे भारत ने भेजा तो उसे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का राजदूत कहा जाएगा। याद रखें कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के राजदूत हैं सैयद अकबरुद्दीन। सैयद अकबरुद्दीन 2016 से ये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना होती है। इसमें अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। अब कार्यप्रणाली देखते हैं। अब चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं आपका। पहले कार्य देख लेते हैं, उसके बाद कार्यप्रणाली देखते हैं। तीसरा पॉइंट है कार्य, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य क्या क्या है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो है, इसका जो सबसे पहला कार्य वो है, क्योंकि ये सभा है इसलिए इसका सबसे पहला कार्य है क्या करना? चर्चा करना, मेकिंग डिस्कशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का सबसे पहला कार्य है चर्चा करना। चर्चा किस पर करना? याद रखें, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना, इसका पहला काम। दूसरा चीज देखें, पारित करना, क्योंकि सभा है तो पारित करना इसका दूसरा काम है। तो क्या चीज पारित करना? याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बजट पारित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ को कार्य करने के लिए पैसों की आवश्यकता होगी, तो उसका क्या बजट होगा, ये बजट को पारित करने का भी अधिकार किसको है? आपका। ये कार्य किसका होगा? आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का। तीसरा, चयन करना या चुनाव करना, अपॉइंटमेंट करना, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो देखें, चयन करना किसमें? जो सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्यों का चयन करना। दूसरा, इसके अलावा जो इकोसॉक और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, न्यास परिषद, इसके सदस्यों का चुनाव करना। और तीसरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीशों का चुनाव करना, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के प्रमुख कार्य हैं। पहला, चर्चा करना अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों पर। यूएन के लिए बजट पारित करना। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, देखिए सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य भी होते हैं, अस्थायी सदस्य भी होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों का चयन करना। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों, न्यास परिषद के सदस्यों का चयन करना। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसके सदस्यों, न्यायाधीशों का भी चयन करना, लेकिन सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर। ये 3 प्रमुख काम है। और चौथा होता है, निपटारा करना। किसका निपटारा करना? अंतरराष्ट्रीय विवादों का। विभिन्न देशों के बीच में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उन विवादों का निपटारा करना भी इसका महत्वपूर्ण काम है। ये महासभा के कार्य होते हैं। तो हमने महासभा में सबसे पहले देखा कि ये क्या है, उसके बाद हमने इसकी संरचना देखा, संरचना देखने के बाद हमने कार्य देखा, और कार्य देखने के बाद अगला हम देखेंगे इसकी कार्यप्रणाली। कार्यप्रणाली मतलब कार्य तो हमने देख लिया,
कार्य करने का तरीका क्या होगा, कैसे काम करेंगे। तो ध्यान दें, कार्य प्रणाली मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, ये कोई भी कार्य करने के लिए अपने सभी सदस्यों की बैठक बुलाती है, जिसको हम सत्र कहते हैं। याद रखें, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा अपने प्रत्येक कार्य सत्र के माध्यम से करती है। ठीक है ना, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को जो भी काम करना है उसके लिए वो क्या करेगी, पहले सत्र बुलाएगी। सत्र मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के सारे सदस्य देश जो होंगे उनका सत्र बुलाया जाता है। याद रखें, ये जो सत्र है हर वर्ष में केवल एक बार आयोजित होता है, केवल एक बार। याद रखें, ये जो सत्र होगा ये हर वर्ष में केवल एक बार आयोजित होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रचलन के तौर पर यह सत्र जो है हर वर्ष सितंबर माह में आयोजित होता है, सितंबर महीने में आयोजित होता है, और यह सत्र 3 माह के लिए आयोजित होगा। ये जो सत्र होता है, सत्र को बुलाने का जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा के महासचिव की होती है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव जो है यह सत्र बुलाता है, और यदि सचिव चाहे तो आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र भी बुला सकता है। मतलब हर साल में एक बार आएगा, वो सामान्य सत्र है, और अगर आवश्यकता पड़ा तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो विशेष सत्र भी बुला सकता है। देखें, इसके बाद इनका कार्य करने का तरीका, जो भी कार्य होते हैं, मतलब जितने भी कार्य होंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में उसमें निर्णय लिए जाएंगे। तो जो भी निर्णय होते हैं, निर्णय वो 2 प्रकार से लिए जा सकते हैं। एक सामान्य बहुमत से भी निर्णय लिए जाते हैं, और दूसरा आपका 2/3 बहुमत से भी निर्णय लिए जाते हैं। आमतौर पर सारे निर्णय, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं अधिकांश निर्णय आपका सामान्य बहुमत से ही लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे निर्णय जो धन से संबंधित हो, जैसे अभी हमने देखा बजट पारित करना, अगर ऐसा कोई निर्णय है तो 2/3 बहुमत से भी लिया जा सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के कार्य करने का तरीका है। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा कार्य करती है।